हिंदुस्तानी टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं संजय कुमार। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। हर बार की तरह हम पेश हैं कुछ ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां लेकर के जो भारतीयता और भारत से जुड़े हुए हैं और कुछ अनसुने हैं या कम। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकलकर अफगानिस्तान के काबुल पहुंचे और वहां से बर्लिन। संजय श्रीवास्तव से सुनिए मौलवी जियाउद्दीन के भेष में नेताजी के काबुल प्रवास का एक बेहद रोचक किस्सा। सन 1941 का दूसरा महीना शुरू ही हुआ था, पर काबुल में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही थी। इस फरवरी में तेज बर्फबारी के चलते लोग अपने घरों में दुबके थे। बाजार में गैर मामूली खामोशी पसरी हुई थी। बहुतेरी दुकानें खोली तो थीं, मगर ग्राहक नहीं थे। उत्तम चंद अपनी चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान में बैठे रेडियो पर खबरें सुन रहे थे। वे रेडियो भी बेचते थे। हिंदुस्तानी होने के नाते उत्तम चंद को अपने देश के हाल अहवाल में मन लगा रहता था, इसलिए वे खबरों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। आजकल सुभाष चंद्र बोस के गायब होने की खबरें खूब आती रहती थी। उत्तम चंद ने देखा कि इंडियन ट्रेड एजेंसी का चपरासी इस बर्फबारी के बीच भी अखबारों का बंडल संभाले चला आ रहा है। ये देखकर उनकी तबीयत खुश हो गई। उत्तम चंद को रेडियो से ज्यादा तसल्ली अखबार से होती थी। उन्होंने उसके आते ही उससे झटपट अखबार लिए, उसे विदा किया और रेडियो बंद कर अखबार पढ़ने में लीन हो गए। कुछ देर बाद ही लगा कि दुकान में कोई आया है। उत्तम चंद ने अखबार किनारे करके उस पर भरपूर नजर डाली। यह अजनबी महंगी क्राकरी और रेडियो का ग्राहक तो कतई नहीं लगता था। यह बंदा खाकी पेशावरी सलवार, खाकी कमीज और उस पर से पोस्तीन की एक वास्कट और फिर पठानी ढंग के बंद गले की वास्कट पहने हुए था। सिर पर मामूली सी गुल्ले वाली खाकी रेशमी पटका था, पांव में गर्म जुराबें और पेशावी चप्पल। इस बर्फबारी में सड़क पर 2-2 फुट बर्फ पड़ी हो तो इस आजाद कबायली शरीके आदमी का सिर्फ चप्पल पहनना बहुत अजीब सा लगा उन्हें। उस अजनबी ने उत्तम चंद को अस्सलाम वालेकुम कहा और उसके बाद पश्तो में पूछा, क्या आपका नाम उत्तम चंद है? उत्तम चंद के हाँ बोलते ही उसके होठों पर राहत भरी मुस्कुराहट आ गई। उत्तम चंद ने ठेठ दुकानदारी लहजे में पूछा, क्या खिदमत दरकार है जनाब? जवाब में वो चारों तरफ यूं देखने लगा कि जैसे उसकी बातचीत कोई सुन तो नहीं रहा। उत्तम चंद ने दुकान में काम करने वाले 12 साल के लड़के अमरनाथ को कुर्सी लाने के लिए कहा। वो तुरंत ले आया। कुछ मिनट इंतजार में बीते। ऊब कर उत्तम चंद ने कहा, आप चुप क्यों हैं? बिना किसी मतलब के तो आप आए नहीं। जो कुछ कहना है बेझिझक कहिए। उसकी निगाहें अमरनाथ की तरफ टिक गई। उत्तम चंद ने उसको चाय लाने के लिए भेज दिया। अजनबी ने बताया कि मैं हिंदुस्तानी हूं, सियासी मकसद से आया हूं। कुछ मुसीबत आ गई है, आड़े वक्त में आपसे मदद चाहता हूं। उत्तम चंद ने पूछा कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आपका सियासी मकसद क्या है? क्या मुसीबत आप पर आन पड़ी है और मैं क्या कर सकता हूं? अजनबी ने बताया कि वह भगत राम है, जो फिलहाल रहमत बख्श का रूप धरे हुए है। वह उसी गांव का रहने वाला है जहां उत्तम चंद के चाचा की शादी हुई थी। उत्तम चंद की चाची भगत राम की पड़ोसन है। ये सब जानकर उत्तम चंद ने भगत राम को गले लगा लिया। गांव में सभी लोग जानते थे कि आजकल उत्तम चंद काबुल में अपने चचा की दुकान पर बैठता है, सो नाम पता मालूम होने में क्या अचरज था। वैसे भी भगत राम कांग्रेस के नौजवान भारत सभा का सदस्य रह चुका था और उत्तम चंद 1930 में उसका महासचिव, जो पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। उसकी गिरफ्तारी की खबर उसके गांव तक भी पहुंची थी। भगत राम ने बताया कि वह सुभाष चंद्र बोस को रूस भेजने के लिए यहां आया है। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनकर उत्तम चंद सन रह गए। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसी दौरान दुकान में ग्राहक आ गया। उत्तम चंद ने उसको बिना सुने, बिना कुछ समझे कह दिया कि उसके पास वो चीज है ही नहीं। ग्राहक चला गया तो भगत राम ने बताया कि हम यहां एक सराय में ठहरे। खुफिया विभाग के एक पुलिस वाले ने हमें बहुत तंग कर रखा है। हम वहां से न हटे तो अनर्थ हो जाएगा। मैं नहीं आ रहा था, अब सुभाष बाबू ने भेजा है तो मैं यहां आया हूं। तब तक चाय आ गई। अमरनाथ भी। बातचीत
पश्तो से उर्दू में बदल गए। भगत राम ने यह भी बताया कि किस तरह भाषा की बाधा के चलते रूसी राजदूत से बात न हो सकी और इटली के दूतावास से क्या बातचीत चल रही है। भगत राम की मंशा थी कि उत्तम चंद बोस बाबू और खुद उनके लिए काबुल में किसी सुरक्षित स्थान का प्रबंध करें, जहां उसके छोटे भाई जियाउद्दीन बने सुभाष चंद्र बोस और रहमत बख्श यानी भगत राम तब तक छिपे रह सकें जब तक इटली या रूसी दूतावास उन्हें मॉस्को या कहीं और न भेज दे। उत्तम चंद ने बताया कि उनका एक पड़ोसी भारतीय मुसलमान है जो अंग्रेजों से नफरत करता है और सुभाष बाबू को हिंदुस्तान का शेर मानता है। इस ईमानदार दिलेर हाजी की बीवी जर्मन है और दोनों मिलकर छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री चलाते हैं। उम्मीद है वहां काम बन जाएगा। अगर वो राजी ना हुआ तो मैं अपने यहाँ व्यवस्था देखूंगा। असल में उत्तम चंद का घर घनी हिंदू आबादी वाले हिंदू गुजर में था, जो बेहद गंदा इलाका था। सुभाष बाबू जैसी शख्सियत को वहां कैसे ठहराया गया? उधर उत्तम चंद के ऊपरी तल्ले में एक किराएदार रहता था, उससे भी खतरा हो सकता था। एक बार की यह ख्याल भी आया कि अगर अफगानी पुलिस को पता चल गया तो क्या कहर टूटेगा। खुद और बीबी गिरफ्तार होंगे। अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों को यहाँ की सरकार से इस कदर खौफ रहता है कि कोई भी मेरे बच्चों की मदद न करेगा। मुसीबत चौतरफा घेर लेगी। पर उन्होंने इस ख्याल को झटक दिया और पड़ोसी हाजी से बात करने और उसके मना कर देने पर दोनों को अपने यहाँ ठहराने की हामी भर ली। उम्मीद से उलट हाजी ने ऐन वक्त पर साफ इनकार कर दिया और आखिरकार सुभाष चंद्र बोस और भगत राम उत्तम चंद के मेहमान हुए। उत्तम चंद लिखते हैं, पेशावर का रहने वाला हूं। 1928 में पेशावर में एक कांग्रेस की एक ब्रांच बनी तो मैं उसमें शरीक हो सोशल वर्क करने लगा। जल्दी ये सारी जमातें गैर कानूनी करार दे दी गई। मुकदमे चलाए गए। मुझे भी 2 साल के सख्त कैद हुई। जेल से छूटा तो काबुल आया और 1932 में यहाँ अपने चाचा के नाम पर दुकान खोली और कारोबार करने लगा। इसी दौरान बोस बाबू काबुल में आए। वो 1941 के जनवरी महीने में पहुंचे और मार्च में बर्लिन गए। हिंदुस्तान के चोटी के लीडर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर सुभाष बाबू का ताकतवर अंग्रेजी राज और उसकी लाखों खर्चने वाली खुफिया तंत्र को धता बताते हुए किस तरह से हिंदुस्तान से निकलकर आजाद कबाइल से होते हुए खतरनाक और मुश्किल रास्ते की तमाम मुसीबतें झेलकर काबुल पहुंचे और वहां से बगैर किसी पासपोर्ट के बर्लिन पहुंच गए, यह अद्भुत, रोचक, रोमांचक सत्य कथा है। उत्तम चंद की किताब नेताजी जियाउद्दीन के रूप में यह भेद खोला तो सबको मालूम हुआ, वरना ये वाकया अफगानिस्तान का खुफिया विभाग, भगत राम और हाजी जैसे को छोड़कर शायद ही किसी को पता था। आज फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और कई किताबों के जरिए ये बात जग जाहिर है कि सुभाष चंद्र बोस काबुल होते हुए बर्लिन गए थे। उत्तम चंद लिखते हैं, बोस बाबू के चले जाने के कुछ दिन बाद अंग्रेजों का एक जासूस मुझसे मिला। उस जासूस को शक था कि कोई बड़ा हिंदुस्तानी लीडर बंगाल से काबुल पहुंचा था और मेरे हिंदू गुजर वाले इलाके में कहीं ठहरा था। सुभाष बाबू को गए तकरीबन साल भर बीते थे कि 25 मई 1942 को मुझे अफगान सरकार की तरफ से नोटिस मिली कि 48 घंटे में अफगानिस्तान की हद से बाहर निकल जाए। मैं 26 मई को गिरफ्तार कर लिया गया और 27 मई की रात 12 बजे जलालाबाद और फिर 1 जून को अफगानिस्तान से बाहर पेशावर और वहां से लाहौर, फिर रावलपिंडी, डेरा गाजी खां होते हुए आखिर में पंजाब भेजा गया। ये किताब इसी जेल में लिखी गई और 1946 में छपकर बाजार में आई। कुल 120 पेज की पुस्तक में कहानी तो महज 50 दिनों की है, मगर इस कहानी का फलक बहुत बड़ा है। इसका संदेश बहुत महान है। ये वे 7 हफ्ते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में एक दुकानदार उत्तम चंद मल्होत्रा के घर पर मौलवी जियाउद्दीन के भेष में बिताए थे। ये एक जिंदा किताब है। इस किताब के सारे चरित्र वास्तविक हैं। काबुल से निकलकर नेताजी कैसे पहुंचे बर्लिन, यह रोमांचक, रोचक और पेचदार कहानी फिर कभी। अभी अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।
इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड